हेलो स्टूडेंट, दिस इज राम फ्रॉम स्टेट एकेडमी। आज हम आपको चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 ध्वनि के क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, और इस पार्ट के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि ऐसा क्यों सोचता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो इसका उत्तर आपको इस तरह से देना है। कवि मानते हैं, कवि का ये मानना है कि उनका अंत यानी उनका अंत जो है वो अभी नहीं होगा, यानी उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि उनका मानना इसलिए है क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अभी उनके अंदर उत्साह, उमंग और जीने की चाह कूट कूट कर भरी है। ऐसा नहीं है कि उनके मन के अंदर अब उनको जीने की चाह नहीं है। तो वो ये मानते हैं कि अभी उनके अंदर बहुत ही उत्साह है, उमंग है, और वो बहुत जीना चाहते हैं। तो उत्साह, उमंग और जीने की चाह उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। तो इसलिए वो ये मानते हैं कि उनका अंत जो है वो अभी नहीं होगा। और कवि के अनुसार यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनुसार एक मनुष्य तभी मरता है। वो ये सोचते हैं कि मनुष्य जो है वो मानव जो है मनुष्य वो तभी मरता है जब उसके अंदर से खुशी, उल्लास और उत्साह खत्म हो जाता है, वो एकदम नीरस हो जाता है, तो इसका मतलब मर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो रियल डेथ है जब होती है वो तो होती है, सब जानते ही हैं, पर वो उससे पहले ही मर जाता है, क्योंकि उसके मन के अंदर कोई, अगर वो खुश नहीं रहता है, उल्लास नहीं है, उमंग नहीं है, तो वो जीते जी ही मर जाता है। तो उनके अनुसार इंसान तभी मरता है जब वो उसके अंदर से खुशी, उल्लास और उत्साह खत्म हो जाता है। तो उनके अंदर ऐसी बात तो कुछ नहीं है। तो उनके अंदर ये सभी चीजें जो हैं, यानी खुशी, उल्लास और उत्साह जो है वो अभी प्रचुर मात्रा में है। यानी कि उनको अभी जीने की बहुत चाह है, उत्साह है, उमंग है। तो ऐसा उनके अंदर बिल्कुल नहीं है कि वो जीना नहीं चाहते हैं, उनकी खुशी खत्म हो चुकी है, उत्साह खत्म हो चुका है, एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है। ये चीजें तो उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि उनका अभी कि अभी उनका अंत नहीं होगा। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर देना है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। फलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? स्टूडेंट्स, इसमें आपको इस तरह से उत्तर देना है। कवि फूलों को अनंत तक, अनंत यानी कि हमेशा तक, अनंत काल तक विकसित करने के लिए अपने ख्वाबों के स्पर्श से जागने की कोशिश करते हैं, ताकि कलियां नई सुबह देख सकें। फिर कभी उन्हें नया जीवन जीने की ऐसी कला सिखाने का प्रयास करते हैं जिससे फूल अनंत काल तक विकसित होते रहें। तो ये बहुत ही सरल उत्तर है। कभी जो है फूलों को अनंत काल तक विकसित करने की कोशिश करते हैं, उनको अपने ख्वाबों के स्पर्श से जगाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो कलियां हैं वो नई कलियां सुबह देख, नई कलियां खिलें, और फिर उन्हें वो जीवन की ऐसी कला सिखाने का प्रयत्न करते हैं कि जिससे फूल जो हैं वो अनंत काल तक विकसित रहें। बहुत ही आसान है, इसका सरल उत्तर है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर करने के लिए क्या करना चाहता है? तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर करने के लिए उन्हें नव जीवन रूपी अमृत से सींचना चाहते हैं, ताकि वो अनंत तक विकसित होते रहें। तो इस तरह से आपको ये लिखना है कि वो ये चाहते हैं कि जो कवि है वो ये चाहते हैं कि पुष्पों की तंद्रा वाला से जो है वो जीवन रूपी अमृत से सींचना चाहते हैं। जैसे कि वो चाहते हैं कि जीवन में उल्लास, उमंग और ये सब होना ही चाहिए, खुशियां होनी चाहिए, तभी वो अनंत काल तक वो जी सकते हैं। और वही वो उन्हें सिखाना चाहते हैं, ताकि पुष्प जो है वो अनंत काल तक विकसित रह सकें। अब आते हैं प्रश्न 4। कविता को कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें से किस ऋतु का वर्णन है। तो ये पंक्तियां इस तरह से हैं। फूटे हैं आमों में बोर भोर, वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूट जाते हैं। तो स्टूडेंट, इसका उत्तर बहुत ही सरल है। इस कविता में वसंत ऋतु का ही वर्णन है। यहाँ आम के बोर और होली के त्योहार का वर्णन है, क्योंकि हम यहाँ पढ़ सकते हैं फूटे हैं आमों के बोर। तो आम यहाँ पर है, आमों के बोर हैं, और बसंत ऋतु में आम आते हैं। और भोर वन वन टूटे हैं, होली मची है, और होली भी जो है वो बसंत ऋतु में आती है, मार्च के महीने में। तो इसीलिए इस कविता में जो ये पंक्तियां हैं उसमें बसंत ऋतु का वर्णन है, और यहाँ आम के बोर और होली के त्योहार का वर्णन है। और अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5।
अब प्रश्न 5 है, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है, उन्हें और खुशी खुशी अपने जीवन में अमृत से सींच कर हरा भरा करना चाहता है। तो फूल पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो फूल पौधों के लिए तो हम बहुत कुछ करना चाहेंगे, पर अब हम इस तरह से लिखेंगे, हम फूल पौधों को अधिक संख्या में उगाएंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उगाना चाहिए, उनकी देखभाल करेंगे, हम उनकी देखभाल करनी चाहिए और समय समय पर खाद, पानी की सिंचाई आदि की व्यवस्था करेंगे हम, ताकि उनको बढ़ने में मदद मिल सके। फूल पौधों को जंगली जानवर और बेकार तोड़ने वालों से बचाएंगे। तो इस तरह के हमें काम करने चाहिए, ताकि फूल जो है वो विकसित हो सकें और खुशियां प्रदान कर सकें सबको। नेक्स्ट है, वसंत ऋतु को वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। तो अब इसका उत्तर बहुत ही सरल है, वसंत को ऋतुराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुएं कौन सी हैं? एक है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु ऋतु शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु। तो पहले आप इन ऋतुओं का नाम लिख दें और इसके बाद लिख दें कि इनमें से वसंत को ऋतुराज कहते हैं क्योंकि इस ऋतु में ना अधिक यानी कि ना अधिक सर्दी पड़ती है और ना अधिक गर्म, यानी जो मौसम है वो मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा ठंड होती है और ना ज़्यादा गर्मी। अंग्रेजी महीने के अनुसार ये मार्च अप्रैल में होता है, जैसे कि अब मार्च चल रहा है, तो मार्च में आप देख सकते हैं। और अप्रैल में भी ना ज़्यादा ठंड होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है। इसमें वसंत पंचमी, नानक त्यौहार आता है, ये दो फेस्टिवल्स हमारे आते हैं, वसंत पंचमी और नानक त्यौहार। पीली सरसों खिलती है, पंजाब में आप जाएंगे तो पीली सरसों आपको दिखेगी खेतों में, पेड़ों पर नए नए पत्ते और कोपाल आती है, पेड़ों पे नए पत्ते कोपाल आते हैं, आम के बोर भी लगते हैं, आप आम आ जाते हैं इस सीजन में, आप जानते हैं ये सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी होती है और काफी हेल्थी सीजन होता है। और इसीलिए वसंत ऋतु को, क्योंकि इसमें नए पत्ते आते हैं, पीली सरसों खिलती है, दो फेस्टिवल वसंत पंचमी, नानक त्योहार, और ये स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, तो इसलिए इसे ऋतुराज कहा जाता है। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। और अब अगला प्रश्न है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए, जो त्योहार इसमें आते हैं, और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो स्टूडेंट, वसंत ऋतु कुल 2 महीने से कुछ अधिक रहती है। यह आधे फागुन से शुरू होकर चैत बैसाख यानी कि मार्च अप्रैल तक ही रहती है, और अंत में ऋतु में मस्ती भरी होली का त्योहार अब सभी जानते हैं, वसंत पंचमी। अब होली का त्योहार आने वाला है, तो वसंत पंचमी देवी सरस्वती की पूजा, खेती में पक्की फसल और पीली सरसों का रंग, बैसाखी, ऐसे आदि त्योहार मनाए जाते हैं। तो आपको इनमें से किसी एक त्योहार पर आपको निबंध लिखना है। तो ये निबंध इस तरह से हम वसंत ऋतु पे लिखेंगे, भारत को प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण करने में ऋतुओं का विशेष योगदान है। यहाँ की ऋतुओं में, जैसे हमने अभी 6 ऋतुएं पढ़ी, यहाँ की ऋतुओं में वसंत ऋतु सबसे प्रमुख है। यह फागुन व चैत में शुरू होती है, मार्च अप्रैल। चारों ओर उल्लास और आनंद का वातावरण होता है, चारों तरफ खुशियां होती हैं। उत्तर भारत व बंगाल में देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, पीले वस्त्र पहने जाते हैं, पीला पकवान भी बनाया जाता है, जैसे पीले चावल बनते हैं, क्योंकि सरसों की पीली फसल लहरा हाँ, लहरा उठते हैं। और मानो धरती ने पीली चादर ओढ़ ली है, ऐसा लगता है कि पूरी धरती ने पीली चादर सी ओढ़ ली है। फसलें, आप देखेंगे पंजाब जाएंगे तो वहाँ आपको दिखेगा। ये एक सामाजिक त्योहार भी है, सब लोग मिलके मनाते हैं इसे, क्योंकि इस पर लगे मेलों में मित्रों सगे संबंधी में मेल जोल बढ़ता है, मेले लगते हैं और हम वहाँ घूमने जाते हैं तो बहुत मजा आता है, झूले भी झूलते हैं। कुछ लोग आज से ही अपने बच्चों की पढ़ाई शुरू कराते हैं, नया सेशन आने वाला होता है, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, फूलों पर भंवरे तितलियां मंडराती हैं, प्रकृति के सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं। अ, जो सीनरीज जब फूल खिलते हैं, भंवरे तितलियां मंडराती हैं, तो वो सीन जो है प्रकृति का आप देखेंगे तो उसमें चार चांद, उसके सौंदर्य में चार चांद लगेंगे, यानी बहुत ही सुंदर लगेंगे। और जब आप प्रातःकालीन यानी सुबह जब आप जाते हैं प्रातःकालीन भ्रमण, तो अनूठा आनंद आपको मिलता है इस ऋतु में, तो अनूठा आनंद देता है। वसंत ऋतु को मधु ऋतु भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सब कुछ मधुर ही होता है और बहुत ही मस्ती वाला ये ऋतु होती है, जिसके अंदर आपने ये सब पढ़ा जो अभी हमने, इसमें कई त्योहार हैं जो हम मनाते हैं, सामाजिक त्योहार, इन्हें सामाजिक त्योहार भी कहते हैं। और मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ मेलजोल बढ़ता है। बंगाल में देवी सरस्वती की पूजा, और चारों ओर उल्लास और आनंद का वातावरण होता है, इसलिए इसे मधु ऋतु भी कहा जाता है। और अब आते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्टूडेंट, जब सीजन चेंज होता है तो इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखना है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, उसके खान पान, उसके पहनावे, उस समय के त्योहार और उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ते हैं। जैसे ऋतु होगी, अगर वसंत ऋतु होगी तो वसंत, ग्रीष्म ऋतु होगी तो ग्रीष्म में हम ग्रीष्म ऋतु में आप जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्थ पर भी असर पड़ता है। और उस जैसे त्योहार होते हैं तो उसी हिसाब से आपको उस पर प्रभाव आपको पता चलेगा। आप देखते ही हैं, अतः जैसी ऋतु होगी उपयुक्त बातें उसी के अनुसार होंगी। तो इस तरह से आपको ये देना है। अब आते हैं प्रश्न 9 पे। प्रश्न 9 जो है वो इस तरह से है, हरे हरे पुष्प, हरे हरे पुष्प, पुष्प में एक ही शब्द के साथ एक अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है कविता। तो स्टूडेंट्स, ये प्रश्न जो है काफी बड़ा है, मैं अगर पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको मैं इसका सीधा उत्तर बताता हूँ। इस उसमें आपको करना क्या है, इसमें है, बातों बातों में रह रह कर, लाल लाल सुबह सुबह, रातों रातों, घड़ी घड़ी में, आपको इस तरह के वाक्य के साथ बनाने हैं। जैसे बातों बातों का आप लिखेंगे, बातों बातों में हम दोनों ने रास्ता पार कर लिया। जैसे बातें करते रहे तो जहाँ उतरना था वहां उतर नहीं, और रास्ता जो था वो पता ही नहीं चला कि हम जहाँ पर हमें जाना था मंजिल पे, तो हम बातों बातों में ही हमने रास्ता पार कर लिया। नेक्स्ट है, रह रहकर, मुझे रह रहकर अपने स्वर्गवासी दादी की याद आती है। इस तरह से लिखना है, लाल लाल सोनू के पास गुलाब के लाल लाल फूल हैं। सुबह सुबह मेरी दादी सुबह सुबह हरे राम 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 हरे हरे का जाप करती है। रातों रात, रातों रात का आप लिखेंगे, चोर रातों रात घर का सामान लेकर चंपत हो गए। घड़ी घड़ी, तुम घड़ी घड़ी दरवाजे पर क्या देखते हो? तो इस तरह से ये लिखना है, घड़ी घड़ी दरवाजे पर क्या देखते हो, यानी तुम बार बार दरवाजे पर क्या देखते हो कि शायद कोई आने वाला है। और अब आते हैं प्रश्न 9। प्रश्न 9 भी इसका इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं, कोमल गाद मृदुल वसंत हरे हरे ये बात। तो इस तरह से ये प्रश्न है। और इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें गुणवाचक विशेषण में आपको लिखना है, अच्छा बंदर सुंदर कार। परिणामवाचक विशेषण में 2 गज जमीन, 4 किलो गेहूं। संख्यावाचक विशेषक में 4 संतरे प्रथम स्थान। और सर्वनामिक विशेषण के अंदर यह लिखना है, ये लाल फूल हैं, वह मेरी ये लाल फूल हैं, वह तेरी फ्रॉक है। तो इस तरह से आपको इसके एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर आपको करने हैं अपनी कॉपी में, और याद भी करने हैं। और ऐसे आप सभी के करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। बाय एंड हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।